नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856488053096906523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, इस वीडियो हम लोग प्राचीन इतिहास एंशिएंट हिस्ट्री के टॉप 100 प्रश्न को देखेंगे और यह जो वीडियो है यह आपके आगामी एग्जाम यूपीपीसीएस 2023, आरओ बीओ सहित जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं उन सभी के लिए यह वीडियो आपके काफ़ी उपयोगी साबित होगी। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बताना चाहता हूं, यूपीएससी, आरओ, बीओ, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स सहित हमारे कई पेड ग्रुप चल रहे हैं। अगर आप इन पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो यह हमारे दिए गए नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं हम लोग पहला प्रश्न। बोगज कोई अभिलेख में कितने वैदिक देवताओं का उल्लेख मिलता है? 3, 4, 5 या 6? तो इसका जो सही आंसर है, बोगज कोई शिलालेख में कुल टोटल 4 वैदिक देवताओं का उल्लेख मिलता है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। इनमें आपका मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य का उल्लेख मिलता है बोगज कोई शिलालेख। और बोगज कोई शिलालेख जो है यह मध्य एशिया में स्थित है, मध्य एशिया में स्थित है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। अशोक की अभिलेख किन लिपियों में प्राप्त हुए हैं? ब्राह्मी, खरोष्ठी, आरमाइक या उपरोक्त सभी? तो अशोक के जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं इनमें ब्राह्मी है, खरोष्ठी लिपि है, आरमाइक है और यूनानी। इन सभी लिपियों में जो है अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं, इसलिए जो है इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। अगला जो प्रश्न है, हाथी गुफा का संबंध किससे है? रुद्रदामन, खारवेल, पुलकेशिन द्वितीय या यशोवर्मन? हाथी गुफा का जो संबंध है यह है खारवेल से है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। खारवेल जो है यह एक कलिंग शासक था और वर्तमान में जो हाथी गुफा है यह ओडिशा राज्य में स्थित है, ओडिशा राज्य में स्थित है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। वेदांगों की संख्या कितनी है? 4, 5, 6 या 7? वेदांगों की जो कुल संख्या है वह टोटल 6 है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। इसमें आपका शिक्षा है, ज्योतिष है, कल्प है, व्याकरण, निरुक्त और छंद। टोटल जो है वेदांगों जो संख्या है वह आपकी 6 है और इसी के माध्यम से जो है वेदों को भली भांति से समझा जा सकता है वेदांगों से। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। भीतर गांव का मंदिर कहाँ स्थित है? वाराणसी, ललितपुर, कानपुर या सुल्तानपुर? तो वर्तमान में जो है भीतर गांव का जो मंदिर है यह कानपुर में स्थित है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है और यह ईंट से निर्मित सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है और इसे गुप्त शासकों ने बनवाया था और इसको जो बनाया गया था वह 5वीं शताब्दी के आसपास इसे बनाया गया था और यह जो है बृहत नागर शैली बनाया गया है। भीतर गांव का मंदिर जो कानपुर में स्थित है इसे गुप्त शासकों ने बनवाया था। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। राज राजेश्वर मंदिर किस शैली में निर्मित किया गया है? बेसर शैली, द्रविड़ शैली, नागर शैली या इनमें से कोई नहीं? यह जो है चोल शासक राज राजेश ने बनवाया था और इसे द्रविड़ शैली में बनाया गया था, राज राजेश्वर मंदिर। और यह वर्तमान में जो है तंजौर में स्थित है और तंजौर जो है यह तमिलनाडु में स्थित है और इसे लगभग 1000 ईस्वी में बनवाया गया था राज राजेश्वर मंदिर को, जिससे द्रविड़ शैली बनाया गया था और यह चोल शासक द्वारा बनवाया गया था। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है।
बोरोबुदुर महायान बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? भारत, श्रीलंका, भूटान या इंडोनेशिया? यह काफ़ी फेमस मंदिर है। बोरोबुदुर जो महायान बौद्ध मंदिर है यह इंडोनेशिया के जावा क्षेत्र में स्थित है। जावा क्षेत्र में स्थित है और यह 9वीं शताब्दी में बनाया गया है। बोरोबुदुर महायान बौद्ध मंदिर को, जो इंडोनेशिया में स्थित है। पंचमार्क या आहत सिक्कों पर किसके चिन्ह बने होते थे? पेड़, मछली, हाथी या उपरोक्त सभी? प्राचीन काल में सिक्कों को जो है आहत सिक्के या पंचमार्क कहा जाता था। इन पे जो है पेड़ के चिन्ह होते थे, मछली के होते थे, हाथी के होते थे, सांड के होते थे, अर्धचंद्र के चिन्ह होते थे। ये सभी जो चिन्ह होते थे वह आहत सिक्कों पर होते थे। तो इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन डी है, उपरोक्त सभी के जो है चिन्ह बने होते थे आहत सिक्कों पर। पेड़, मछली, हाथी, सांड और अर्धचंद्र, इन सभी के चिन्ह बने होते थे आहत सिक्कों पर। सोने के सर्वाधिक सिक्के किसने जारी किया था? हिस्ट्री की जो भी प्रश्न यहाँ पे लिए गए हैं वह एक क्रम के अनुसार ही लिए गए हैं। प्राचीन काल से फिर आपका मेडुअल आएगा, फिर आपका जो मॉडर्न है वह आपका प्रश्न देखने को मिलेंगे आप लोगों को। सोने के जो सर्वाधिक सिक्के जारी किया गया था वह आपके गुप्त शासकों ने शुरू किया था, जारी किया था। गुप्त शासकों ने सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी किए थे। अगर प्रश्न यहाँ पूछता कि शीशे के सबसे अधिक सिक्के किसने जारी किए थे तो उसका उत्तर आपका हो जाएगा सातवाहन हो जाएगा। सातवाहनों ने जो है शीशे के सर्वाधिक सिक्के जारी किए थे और सोने जो सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे वो गुप्त शासकों द्वारा किया गया था। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। ऋग्वेद में कौन कौन सा मंडल सबसे अंत में जोड़ा गया था? पहला और तीसरा, पहला और 10वां, तीसरा और 5वां, चौथा या 8वां और 8वां? जैसा कि हम लोग जानते हैं ऋग्वेद में टोटल जो है 10 मंडल हैं। इनमें पहला और 10वां मंडल जो है वह सबसे अंतिम में जोड़ा गया था। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। सबसे अंतिम में जो है पहला और 10वां मंडल जोड़ा गया था। ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल हैं, 1028 जो है वह सूक्ति हैं और 10,580 जो है ऋचाएँ हैं ऋग्वेद में। और जैसा कि हम लोग जानते हैं वेद टोटल 4 हैं। सबसे प्राचीन वेद आपका ऋग्वेद है, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। टोटल जो है 4 वेद हैं। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आयतरेय और कौशिकी किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या यजुर्वेद? तो यह दोनों जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं आयतरेय और कौशिकी, यह ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। ऋग्वेद पांडुलिपि किस वर्ष को यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल की गई थी? 2005, 2006, 2004 या 2007? तो ऋग्वेद पांडुलिपि को जो है यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में वर्ष 2007 में शामिल किया गया था। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पे 4 वेद दिया गया है, 4 पुराण दिया गया है। आपको बताना है कौन जो है सबसे प्राचीनतम पुराण है? मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, नारद पुराण या वामन पुराण? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए मत्स्य पुराण जो है यह सबसे प्राचीनतम पुराणों में से एक है, सबसे प्राचीनतम पुराण है। इसका जो ऑप्शन ए है वह आपका सही है। बौद्ध धर्म में दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह किस ग्रंथ में किया गया है? अभिधम्म पिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक या इनमें से कोई नहीं? जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बौद्ध धर्म में जो है बुद्ध की शिक्षाओं का जो संकलन किया गया था वह त्रिपिटक में किया गया था। और त्रिपिटक के जो 3 अंग हैं, 3 पार्ट हैं, उसमें अभिधम्म पिटक है, सुत्त पिटक है और विनय पिटक है। विनय पिटक में संघ संबंधी नियम तथा आचार संबंधी शिक्षा का संग्रह है। सुत्त पिटक में धार्मिक सिद्धांत और धर्मोपदेश का संग्रह है। और अभिधम्म पिटक के अंतर्गत जो है दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह किया गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अभिधम्म पिटक में जो है दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह किया गया है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। इब्न बतूता ने रहला की रचना किस भाषा में की है? तुर्की, अरबी, फारसी या हिंदी? इब्न बतूता ने जो है
रहला की रचना की है और उसने जो है अरबी भाषा में इसकी रचना की है, इब्न बतूता ने। और इस इब्न बतूता जो है वह 14वीं शताब्दी में भारत आया था और इसे मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली के काजी के पद पे भी नियुक्त किया था। मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे हम लोग शार्ट में MBT के नाम जानते हैं। और बाद में इसने जो है अपना दूध बनाकर चीन भी भेजा था। इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक ने। और इब्न बतूता जो है यह मोरक्को का निवासी था। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। परिशिष्ट पर्वन की रचना किसने की है? आचार्य भद्रबाहु, आचार्य हेमचंद्र, आचार्य हरिदत्त सूरि या आचार्य शीलभद्र। परिशिष्ट पर्वन की जो रचना है वह हेमचंद्र ने की है। आचार्य हेमचंद्र ने परिशिष्ट पर्वन की रचना की है और यह एक जैन विद्वान थे। प्रश्न आपकी परीक्षा में यह भी पूछा सकता है कि परिशिष्ट पर्वन किस धर्म से संबंधित है, तो यह आपका जैन धर्म से संबंधित है, क्योंकि हेमचंद जो है यह एक प्रसिद्ध जैन विद्वान थे और इन्होंने जो है परिशिष्ट पर्वन की रचना की है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र कहाँ अंकित है? इलोरा की गुफाओं में, अजंता गुफाओं में, बादामी गुफाओं में या कन्हेरी की गुफाओं में? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, अजंता गुफाओं में बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र जो है अंकित है और यह गुफा संख्या 1 में यह चित्र अंकित किया गया है और कमल धारण करते हुए इनका जो चित्र है वह अंकित किया गया है बोधिसत्व पद्मपाणि का। और अजंता की जो गुफा है यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। औरंगाबाद में स्थित है अजंता गुफा। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? संस्कृति मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय या गृह मंत्रालय? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो होता है यह संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है और वर्तमान में संस्कृति मंत्रालय जो मंत्री हैं वह किशन रेड्डी जी हैं। जी किशन रेड्डी इनका नाम है। वर्तमान में जो है संस्कृति मंत्रालय के मंत्री हैं, जिसके तहत जो है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण कार्य करता है। जो भी खुदाई वगैरह होती है वह इसी के अंतर्गत की जाती है। चैल्कोलिथिक युग किसे कहा जाता है? पुरापाषाण काल, नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल या लौह युग? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, ताम्रपाषाण काल को दूसरे नाम से चैल्कोलिथिक युग के नाम से भी जाना जाता है और यह नवपाषाण काल के बाद जो है शुरू हुआ था। और सबसे पहले जो है मनुष्य ने जो है तांबे के औजार बनाना शुरू किया था और यही कारण जो है ताम्रपाषाण काल कहा जाता है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। द नेचुरल हिस्ट्री जो पुस्तक है यह किसने लिखी है? प्लिनी, स्ट्रैबो, टॉलमी या संगयून? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, प्लिनी ने द नेचुरल हिस्ट्री नामक जो है पुस्तक लिखी है। इसका जो ऑप्शन ए है वह आपका सही है। आते हैं आज का अंतिम प्रश्न हम लोग। अशोक के किस लिपि में लिखे अभिलेख को जेम्स प्रिंसप ने पढ़ा है? ब्राह्मी, खरोष्टी, आरमाइक या यूनानी? जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अशोक के जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें ब्राह्मी, खरोष्टी, आरमाइक और यूनानी में जो है लिपि के प्राप्त हुए हैं और जेम्स प्रिंसप ने इसे 1837 में पढ़ा था। प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है किस भाषा में लिखे अभिलेख को जेम्स प्रिंसप ने पढ़ा था? तो वह जो भाषा थी वह आपकी ब्राह्मी थी। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। अशोक के ब्राह्मी लिपि में लिखे गए अभिलेख को जेम्स प्रिंसप ने 1837 में पढ़ा था। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। यहाँ पर सुमेलित करना है। एक तरफ 16 महाजनपदों में से 4 महाजनपद दिया गया है और उसकी राजधानी के साथ आपको सुमेलित करना है। मत्स्य, कुरु, सूरसेन, अस्मक, मथुरा, पोतन, विराटनगर और इंद्रप्रस्थ है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। मत्स्य जनपद की जो राजधानी थी वह विराटनगर थी। कुरु की राजधानी वह आपकी इंद्रप्रस्थ थी। सूरसेन की राजधानी मथुरा थी और अस्मक की राजधानी आपकी पोतन थी। इस प्रकार जो है इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। आते हैं अगला प्रश्न लोग। चावल खेती के प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? चिनाद, कोल्डियावा, नेवासा या अतरंजी खेड़ा? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी कोल्डियावा।
चावल की खेती के प्रथम जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो बेलन घाटी के कोल्डीवम प्राप्त हुए हैं, और यह जो जगह है यह वर्तमान के प्रयागराज में जो है स्थित है, कोल्डी हवा, जहाँ से चावल खेती के प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आते हैं अगला प्रश्न लोग। पेबुल, चॉपर, चॉपिंग उपकरण के जो साक्ष्य हैं यह किस काल में मिलते हैं? निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, उच्च पुरापाषाण काल, या इनमें से कोई नहीं? पेबुल, चॉपर और चॉपिंग जो उपकरण थे यह निम्न पुरापाषाण काल में जो है मिलते हैं। पेबुल जो है यह पत्थर के वे उपकरण होते थे जो पानी के बहाव में रगड़ खाकर चिकने व सपाट हो जाते थे, और चॉपर जो होते थे वे पेबुल से बनाया जाता था और इनका जो आकार है वह बड़ा होता था। चॉपिंग उपकरण द्विधारी होते थे और वे पेबुल के दोनों किनारों को जो छीलकर उसमें धार बनाई जाती थी। तो यह जो है पेबुल, चॉपर और चॉपिंग जो उपकरण होते थे यह निम्न पुरापाषाण काल में मिलते हैं। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। यहाँ पर 4 अभिलेख है, आपको बताना है कौन सही सुमेलित नहीं है। जूनागढ़ अभिलेख, रुद्रामन, मंदसौर अभिलेख, स्कंदगुप्त, एहोल अभिलेख, पुलकेशिन द्वितीय, प्रयाग स्तंभ लेख, समुद्रगुप्त। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, मंदसौर अभिलेख का जो संबंध है वह स्कंदगुप्त से नहीं है बल्कि मालवा राजा यशोवर्मन से है, यशोवर्मन से है। बाकी सभी सुमेलित हैं। जूनागढ़ अभिलेख यह रुद्रधामन संबंधित है, और एहोल अभिलेख यह है चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय संबंधित है, और प्रयाग स्तंभ लेख ये आपके समुद्रगुप्त संबंधित है। स्कंदगुप्त का जो संबंध है वह भीतरी स्तंभ लेख से है, भीतरी स्तंभ लेख से संबंधित है स्कंदगुप्त। तो इस प्रकार जो इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? नीलगिरी पहाड़ी, शिवालिक पहाड़ी, नर्मदा घाटी पहाड़ी, नर्मदा घाटी में, या नल्ला मल्ला पहाड़ियों में? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, नर्मदा घाटी में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य जो भारत में मिलता है वो आपके नर्मदा घाटी मिलता है, और यहाँ पर मानव खोपड़ी के जीवाश्म प्राप्त हुए हैं। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। सिंधु सभ्यता का विस्तार कितने देशों में फैला है? 2, 3, 5 या 4? तो सिंधु सभ्यता का जो विस्तार है वो अपने भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में फैला है। तो टोटल जो है 3 देशों में फैला हुआ है सिंधु सभ्यता का विस्तार। तो इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। अफगानिस्तान से बार बार प्रश्न पूछता है कि 2 सिंधु स्थल है, सिंधु सभ्यता का स्थल, उसमें आपका एक मुंडिकाक है और दूसरा आपका सोर्तगोई, जो 2 सिंधु स्थल है वो आपके अफगानिस्तान में प्राप्त हुए हैं। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। सिंधु सभ्यता का स्थल किस नदी के तट पर प्राप्त नहीं हुआ? सिंधु, सतलज, गंगा या भगवा? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, गंगा नदी के तट पर जो है कोई भी सिंधु सभ्यता का स्थल प्राप्त नहीं हुआ। सिंधु नदी के तट पर जो है आपका चनुदड़ो प्राप्त हुआ है, रोपड़ जो है आपका सतलज नदी के तट पर प्राप्त हुआ है, भोगवा नदी के तट पर आपका लोथल प्राप्त हुआ है, परंतु जो है गंगा नदी किनारे कोई भी सिंधु सभ्यता के जो स्थल है वो प्राप्त नहीं हुआ। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गंगा। यहाँ पे जितने भी प्रश्न आपको इस वीडियो के माध्यम से कराए जा रहे हैं वो आपको क्रमिक रूप से ही कराए जा रहे हैं। सबसे पहले एंशिएंट, फिर मेडिवल, फिर हम लोग मॉडर्न की तरफ चलेंगे, और जो भी प्रश्न आपकी परीक्षा को उपयोगी है उन सभी का संकलन हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। मैक्स मूलर ने सर्वप्रथम आर्य शब्द का प्रयोग कब किया था? 1837, 1853, 1857 या 1865? तो सर्वप्रथम प्रश्न आपकी परीक्षा में यही पूछा जाता है कि आर्य शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो आपका मैक्स मूलर ने किया था। कब किया था? तो उन्होंने 1853 में किया था आर्य शब्द का। और आर्य शब्द का जो प्रयोग इन्होंने किया था वह एक श्रेष्ठ जात के आशय से किया था, और मैक्स मूलर का जो जन्म है वह जर्मनी में हुआ था। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिया गया है। पहला जो स्टेटमेंट है, यह जो स्टेटमेंट वह ऋग वैदिक काल के संदर्भ में दिया गया है। इस काल में सबसे महत्वपूर्ण नदी सरस्वती थी। इस काल में सबसे पवित्र नदी सिंधु थी। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है, केवल 1, केवल 2, दोनों, या इनमें से कोई नहीं। इसका जो पहला स्टेटमेंट वह गलत है। इस काल में सबसे महत्वपूर्ण नदी सरस्वती नहीं थी बल्कि आपका सिंधु नदी थी।
दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है। इस काल में सबसे पवित्र नदी जो है वह सिंधु नहीं थी बल्कि सरस्वती थी। यहाँ पर जो है नदियाँ बदली गई हैं, इसलिए जो दोनों स्टेटमेंट वह गलत है। ऋग वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण नदी सिंधु थी और ऋग वैदिक काल में सबसे पवित्र नदी आपकी सरस्वती थी। तो कोई भी स्टेटमेंट जो है वह सही नहीं है। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। नैरेटिव ऑफ वेरियस जर्नीज नामक पत्रिका का संपादन किसने किया था? जॉन मार्शल, चार्ल्स मैसन, अलेक्जेंडर कनिंघम या ऑरेल स्टेलिन? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, चार्ल्स मैसन ने जो है नैरेटिव ऑफ वेरियस जर्नी नामक पत्रिका का संपादन किया था। और चार्ल्स मैसन वही व्यक्ति हैं जिन्होंने सिंधु सभ्यता का सर्वप्रथम पता लगाया था। सिंधु सभ्यता का सर्वप्रथम पता लगाया था और वह जो समय था वह 1826 था। सबसे पहले जो है सिंधु सभ्यता का जो पता वह चार्ल्स मैसन ने लगाया था वर्ष 1826 में। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। हड़प्पा स्थल कोट दीजिए उस सभ्यता के निम्नलिखित में से किस प्रमुख स्थल के समीप है? आपको बताना है मोहनजोदड़ो, बालाकोट, लोथल या कालीबंगा। तो कोट दीजिए जो है यह मोहनजोदड़ो के समीप है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। मोहनजोदड़ो कुछ विशेषताएं उनको आप लोग जान लीजिए। मोहनजोदड़ो जो है यह सिंधु शहरों में सबसे बड़ा नगर था। यहाँ पर कांस्य की नृत्य करती हुई मूर्ति प्राप्त हुई है। यहाँ पर पशुपत के रूप में मोहरे प्राप्त हुए हैं और विशाल स्नानागार आपके मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। ऋग वैदिक कालीन राजनीति के संदर्भ में सही क्रम का चयन करना है। पुरोहित, पशुपत, ग्रामणी, राजा और कुलप। सबसे छोटे सबसे बड़े की तरफ आपको बताना है। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। ऋग वैदिक काल में जो है राज्य का मूल आधार होता था कुल, जिसे हम लोग परिवार कहते हैं, और परिवार के मुखिया को कुलप कहा जाता था या गृहपति कहा जाता था। और कुलों के आधार पर ग्राम बनता था और ग्राम का जो प्रमुख होता था उसे ग्रामणी कहा जाता था। और अनेक ग्राम मिलकर विष बनाते थे जिसका प्रधान विषपति होता था। और इसके बाद इससे जो बड़ा होता था वो आपका पुरोहित होता था और सबसे बड़ा आपका राजा होता था। इस प्रकार जो है सबसे छोटा कुलप होता था, फिर ग्रामीणी होता था, फिर विषपति और इसके बाद आपका पुरोहित होता और सबसे बड़ा आपका राजा होता था। इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन डी है वह आपका सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। ऋग्वेद के किस मंडल में कृषि संबंधित कार्य का वर्णन किया गया है? प्रथम मंडल, तृतीय मंडल, सप्तम मंडल या चतुर्थ मंडल? तो ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल में कृषि संबंधी कार्य का वर्णन किया गया है। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। 10 मंडल हैं। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का वर्णन किया गया है? 4, 5, 7 या 8? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, मनुस्मृति में कुल 8 प्रकार के विवाह का वर्णन किया गया है। इनमें आपका ब्रह्म, दैव, आर्य, प्रजापत्य, आसुर, गांधर्व, पैशाच और राक्षस। इसमें जो है टोटल 8 प्रकार के विवाह का वर्णन किया गया है, जिनमें 4 को अच्छा माना जाता है और 4 को बुरा माना जाता है मनुस्मृति में। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। निम्नलिखित में से कौन शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है? वाजसनेयी, मैत्रायणी, तैतरीय या काठक? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए, वाजसनेयी जो है यह शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है। यजुर्वेद के 2 भाग हैं, एक आपका शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा आपका कृष्ण यजुर्वेद है। कृष्ण यजुर्वेद है और यजुर्वेद जो है यह एक कर्मकांडी ग्रंथ है। कर्मकांडी ग्रंथ है और इसे गद्य और पद्य दोनों शैलियों में लिखा गया है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। 16 महाजनपदों में कौन सा जनपद दक्षिण भारत में स्थित था? मगध, वज्र, अस्मक या पांचाल? तो इसका जो सही आंसर है 16 महाजनपदों में दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र जो महाजनपद था वह आपका अस्मक था और यह वर्तमान के महाराष्ट्र में स्थित है और यह गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। और यहाँ पर जो है इच्छाक वंश के शासकों ने शासन किया था। इच्छाक वंश के शासकों ने अस्मक पर शासन किया था। रथ, मुसल और
महाशिलाकंटक नामक हथियारों का प्रयोग किसने किया था? बिंबिसार, अजातशत्रु, बिंदुसार या प्रसेनजीत? रथ, मूसल और महाशिलाकंटक नामक हथियारों का प्रयोग लिच्छवियों के खिलाफ अजातशत्रु ने किया था। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। बराबर पहाड़ी में कुल कितनी गुफाएं हैं? 4, 5, 6 या 8? बराबर पहाड़ी जो है यह वर्तमान के बिहार में स्थित है। बिहार में स्थित है और इसमें टोटल जो है 4 गुफाएं हैं। बराबर पहाड़ी में कुल 4 गुफाएं हैं। इनमें आपका कर्ण चौपड़, लोमस ऋषि, सुदामा और विश्व चौपड़ी, टोटल जो है 4 गुफाएं हैं बराबर पहाड़ी में। 10 राग युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? सतलज, रावी, झेलम या ब्यास? 10 राग युद्ध यह रावी नदी के तट पर लड़ा गया था और रावी नदी का जो प्राचीन नाम था यह भी आप लोग नोट कर लीजिए, परुशड़ी था। और इसी नदी के तट पर भरत वंश के राजा सुदास और 10 जनों, जिनमें 5 आर्य थे और 5 अनार्य, इन दोनों के मध्य जो है यह युद्ध लड़ा गया था रावी नदी के तट पर, जिसमें जो है सुदास जो है वह विजयी रहता है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। यहाँ पर एक तरफ लेखक हैं और दूसरी तरफ उनकी पुस्तकें दी गई हैं, उनको आपको सही सुमिलित करना है। अष्टाध्यायी, मुद्रा राक्षस, हर्षचरित और राज तरंगिणी, पाणिनि, बाणभट्ट, कल्हड़ और विशाख दत्त। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। अष्टाध्यायी की जो रचना है वो पाणिनि ने की है, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त ने लिखी है, हर्षचरित की रचना बाणभट्ट ने की है और राज तरंगिणी जो रचना है वह कल्हड़ ने की है। तो सबसे पहले जो है 1, फिर दूसरा आपका 4 आ जाएगा, फिर आपका 2 आ जाएगा। इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आप लोग यह सीरीज जरूर फॉलो कीजिए, आपको परीक्षा में डायरेक्ट प्रश्न देखने को मिलेंगे इस सीरीज के माध्यम से। प्रश्न यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिया गया है, इसमें आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। बोधिसत्व बौद्ध धर्म की हीनयान संप्रदाय की केंद्रीय संकल्पना है। दूसरा जो स्टेटमेंट है सौतांत्रिक और समितीय जैन मत के संप्रदाय थे। केवल 1, केवल 2, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो पहला स्टेटमेंट है वह आपका गलत है। बोधिसत्व बौद्ध धर्म की हीनयान संप्रदाय की केंद्रीय संकल्पना नहीं है, बल्कि यह महायान की है। महायान यानी कि महायान संप्रदाय की केंद्रीय संकल्पना है। दूसरा जो स्टेटमेंट यह भी गलत है। सौतांत्रिक और समितीय जैन मत के संप्रदाय नहीं थे, बल्कि यह बौद्ध धर्म के संप्रदाय थे। बौद्ध धर्म के संप्रदाय थे। तो इस प्रकार जो है इसमें भी कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है, इसलिए इसका जो ऑप्शन डी है वह सही होगा। आते हैं अगला प्रश्न लोग। कंदारिया महादेव मंदिर किस शैली में बनाया गया है? बेसर शैली, द्रविड़ शैली, नागर शैली या इनमें से कोई नहीं है। कंदारिया महादेव मंदिर यह खजुराहो में स्थित है और इसे नागर शैली में बनाया गया है और इसे चंदेल शासक धंगदेव ने बनवाया है। धंगदेव ने बनवाया है और यह एक शिव मंदिर है। कंदारिया महादेव मंदिर, इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। बीणा बजाते हुए मुद्रा वाले सिक्के किस राजा का संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है? समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन, राजराजेश्वर प्रथम या प्रसेनजीत? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए समुद्रगुप्त जो है वह अपने सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए प्रदर्शित कराया है और इसी कारण अंदाज़ा लगाया जाता है कि वह एक संगीत प्रेमी था समुद्रगुप्त, जिसे कविराज के नाम से भी जाना जाता है। कविराज के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। यहाँ पर एक तरफ विदेशी यात्री हैं और दूसरी तरफ शासक दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सही सुमेलित नहीं है। फाहियान, चंद्रगुप्त द्वितीय, ह्वेनसांग, हर्षवर्धन, मेगास्थनी, चंद्रगुप्त मौर्य, निकोलो कोंटी, कृष्णदेव राय। फाहियान जो है यह चंद्रगुप्त द्वितीय के कार्यकाल में आया था, ह्वेनसांग हर्षवर्धन के कार्यकाल में आया था, मेगास्थनी चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में आया था, निकोलो कोंटी जो है यह कृष्णदेव राय के कार्यकाल में नहीं आया था, बल्कि यह देवराय प्रथम के कार्यकाल में आया था। देवराय प्रथम के कार्यकाल में निकोलो कोंटी भारत आया था और देवराय प्रथम जो है यह विजयनगर का शासक था।
तो इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। इन सभी टॉपिकों को आपको पेपर में जरूर देखने को मिलेगा प्रश्न, तो इसलिए आप लोग जो भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है उसको आपने नोट करते चलिएगा। वक्राकार ईंटें किस सिंधु स्थल से प्राप्त हुई थी? चनुदड़ो, धौलावीरा, मोहनजोदड़ो या लोथल? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए, चनुदड़ो एकमात्र सिंधु स्थल था जहां पर वक्राकार ईंटों का प्रयोग किया गया था। तो इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। और यहाँ से जो है किसी दुर्ग का अस्तित्व नहीं मिला था, और यह वर्तमान के पाकिस्तान में है चनुदड़ो, और यह सिंधु नदी किनारे है, और यह शिल्प के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था चनुदड़ो, जो पाकिस्तान में स्थित है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? इंद्रप्रस्थ, अवंतिका, लक्ष्मणपुर या कान्यकुब्ज? उज्जैन का प्राचीन जो नाम था वह अवंतिका था, और उज्जैन वर्तमान में मध्य प्रदेश में स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है, और यह आपका क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। कान्यकुब्ज से भी प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है। कान्यकुब्ज जो है यह कन्नौज का प्राचीनतम नाम है, कन्नौज का प्राचीनतम नाम है कान्यकुब्ज, और अवंतिका जो है यह उज्जैन का प्राचीनतम नाम है। हाइडेस पीच का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? सिंधु, सतलज, गंगा या झेलम? तो सिकंदर और पोरस के मध्य 326 ईसा पूर्व युद्ध लड़ा गया था, हाइडेस पीच का युद्ध, और यह आपके झेलम नदी के किनारे लड़ा गया था। और इस युद्ध में सिकंदर विजयी रहता है और राजा पोरस जो है इसमें पराजित होते हैं, और यह युद्ध आपके झेलम नदी के तट पर लड़ा गया था 326 ईसा पूर्व में। चार महाव्रत का प्रतिपादन किसने किया था? यह बात हो रही थी जैन धर्म के। जैन धर्म के 4 महाव्रत जो थे उसका प्रतिपादन किसने किया था? ऋषभदेव, पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी या अरिष्ट ने? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, जैन धर्म के 23वें जो तीर्थंकर थे वह पार्श्वनाथ थे, और इन्होंने 4 महाव्रत का प्रतिपादन किया था। उसमें आपका अहिंसा था, अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह और आपका अस्तेय। बाद में जो है 5वां जो जोड़ा गया, 5वां जो महाव्रत जोड़ा गया वह आपका ब्रह्मचर्य था, ब्रह्मचर्य, और 5वें को महावीर स्वामी ने जोड़ा था जो 24वें तीर्थंकर थे। तो टोटल जो है 5 महाव्रत हैं जैन धर्म में। प्रथम 4 जो है वह पार्श्वनाथ ने इसका प्रतिपादन किया था, और 5वां आपका महावीर स्वामी ने जोड़ा था। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिया गया है। पहला जो स्टेटमेंट है, बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म या अवतार की बात कही गई है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। यहाँ पर आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म या अवतार की बात कही गई है, यह जो स्टेटमेंट है वह सही बात है। अगर यही प्रश्न इस प्रकार पूछता कि जैन धर्म में पुनर्जन्म की बात कही गई है तो वह गलत है। जैन धर्म में जो है पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करता है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, यह भी जो स्टेटमेंट है वह सही है, और इसकी जो रचना है वह प्राकृत भाषा में की गई है, प्राकृत भाषा में की गई है। तो इसके जो दोनों स्टेटमेंट है वो आपके सही हैं। आते हैं अगला प्रश्न लोग। विलियम जोन्स ने सेंड्रो कोट्स को की पहचान किसके रूप में की है? घनानंद, बिंबिसार, चंद्रगुप्त मौर्य या बिंदुसार? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में विलियम जोन्स ने सेंड्रो कोट्स की पहचान की है। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रो कोट के रूप में जो है उल्लेखित किया है, और इसकी जो पहचान है विलियम जोन्स ने सेंड्रो कोट्स के नाम के रूप में जो है की है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है, चंद्रगुप्त मौर्य। बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम से कितनी चीज़ें मांगी थी? 3, 4, 5, 6? बिंदुसार और सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम के मध्य काफ़ी मित्रता थी, और इसी के परिणाम स्वरूप जो है बिंदुसार ने एंटियोकस प्रथम से कुल 3 चीज़ें मांगी थी, जिनमें आपका मीठी मदिरा थी, मीठी मदिरा मांगा था, साथ में सूखी अंजीर मांगा था, सूखी अंजीर, और एक दार्शनिक मांगा था।
टोटल 3 चीज़ें मांगा था एंटियोकस प्रथम से बिंदुसार ने, जिनमें से मीठी मदिरा और सूखी अंजीर जो है वो एंटियोकस प्रथम ने इसे दिया था। दार्शनिक को नहीं दिया था, क्योंकि इसका मत था कि दार्शनिक का विक्रय नहीं किया जाता है, इसलिए इसने दार्शनिक नहीं दिया था। मीठी मदिरा और सूखी अंजीर प्रदान किया था बिंदुसार को। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। अशोक द्वारा भेजे गए धर्म प्रचारकों के संदर्भ में कौन सही सुमिलित नहीं हुआ, उसकी आपको पहचान करनी है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अशोक ने धर्म के प्रचार के लिए अनेक लोगों को विभिन्न क्षेत्रों में भेजा था। उसी के संदर्भ में यहाँ बताना आपको कौन सही सुमिलित नहीं है। महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था, महारक्षित को यवन देश भेजा था, महाधर्म रक्षित को महाराष्ट्र भेजा था, परंतु मध्यांतिक को मैसूर नहीं भेजा था उसने। मध्यांतिक को कश्मीर व गंधार भेजा था, कश्मीर व गंधार भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। मैसूर भेजा गया था महादेव को मैसूर भेजा गया था बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। मेरठ और टोपरा से अशोक के स्तंभ दिल्ली किसने लाया था? बलबन, जहांगीर, इब्राहिम लोदी या फिरोज शाह तुगलक? मेरठ और टोपरा से जो अशोक के स्तंभ थे उसे दिल्ली फिरोज शाह तुगलक ने लाया था। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। और टोपरा जो जगह है यह हरियाणा के यमुना नगर में स्थित है। हरियाणा के यमुना नगर में स्थित है टोपरा गांव। वहीं जो है फिरोज शाह तुगलक ने अशोक के स्तंभ को दिल्ली लाया था। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। अशोक के शिलालेख में धम्मनीति का वर्णन है? 5वां, 2, 11वां या 13वां? तो अशोक के 11वें शिलालेख से हमें धम्मनीति का वर्णन प्राप्त होता है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। 5वें शिलालेख में धम्म महापात्रों की नियुक्ति का वर्णन किया गया है। दूसरे शिलालेख में चिकित्सा संबंधी चीज़ों का वर्णन किया गया है। और 13वां जो अभिलेख है, 13वां जो आपका शिलालेख है उसमें कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार जो है धम्मनीति का वर्णन हमें प्राप्त होता है 11वें शिलालेख से अशोक के। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। मौर्य प्रशासन के संदर्भ में कौन सही सुमिलित नहीं है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, लक्षणाध्यक्ष यह धातु विभाग का अध्यक्ष नहीं होता था, बल्कि यह टकसाल का अध्यक्ष होता था। मौर्य प्रशासन में टकसाल का अध्यक्ष होता था, बाकी सभी सुमिलित हैं। अच पटालाध्यक्ष महालेखाकार होता था। विविधताध्यक्ष यह आपका चारागाह का अध्यक्ष होता था। और पांचवा अध्यक्ष यह मापतौल का अध्यक्ष होता था। धातु विभाग का जो अध्यक्ष होता था वह लौहा अध्यक्ष होता था। लौहा अध्यक्ष होता था मौर्य प्रशासन में। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। अशोक का एकमात्र उत्कीर्ण शिला रूप चित्र कहाँ पर पाया गया है? सांची, अमरावती, कंगनहल्ली या अजंता? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी, कर्नाटक के कंगनहल्ली में जो है अशोक का एकमात्र उत्कीर्ण शिला रूप चित्र पाया गया है। कंगनहल्ली जो जगह है यह कर्नाटक में स्थित है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। लिंगायत समुदाय के संस्थापक कौन थे? बासवन्ना, जयमुनि, गोसाल या भद्रबाहु? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए, बासवन्ना जो है यह लिंगायत समुदाय के संस्थापक थे। और इनका जो जन्म है वो ब्राह्मण परिवार में हुआ था और इन्होंने इसकी जो स्थापना है वो 12वीं शताब्दी में इसकी स्थापना की थी। और लिंगायत समुदाय जो है यह शैव धर्म के उप संप्रदाय के रूप में जाना जाता है। और इसकी जो स्थापना है वह बासवन्ना ने की थी। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। राज्य के साप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा है? दुर्ग, मित्र, कोश या जनपद? चाणक्य ने साप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन किया था और टोटल जो है राज्य के 7 अंग बताया था, जिनमें आपका स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, दंड और मित्र। तो 7वां जो अंग था वह आपका मित्र था। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। और साप्तांग सिद्धांत जो है वह चाणक्य ने दिया था।
यह भी फैक्ट आप लोग नोट करते चलिएगा। चाणक्य किसके राज पुरोहित थे? सिमुक, पुष्यमित्र शुंग, सुशर्मन या सातकर्णी? तो पतंजलि जो थे वह पुष्यमित्र शुंग के राज पुरोहित थे और इन्होंने जो है पाणिनि के अष्टाध्यायी पर महाभाष्य की रचना की है। महाभाष्य की रचना की है और पतंजलि को योग का जनक भी कहा जाता है। योग का जनक भी पतंजलि को कहा जाता है, जो पुष्यमित्र शुंग के राजपुरोहित थे। सभा और समित को प्रजापति की 2 पुत्रियां किस वेद में कहा गया है? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या यजुर्वेद? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। मौर्य साम्राज्य के संदर्भ में यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिया गया है, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है वह सही है। सीता राजकीय भूमि से होने वाली आय थी। मौर्यों की राजकीय मुद्रा दिनार थी। केवल 1, केवल 2, दोनों या इनमें से कोई नहीं? इसका जो पहला स्टेटमेंट वह सही है। मौर्य साम्राज्य में जो है सीता राजकीय भूमि से होने वाली आय थी। इसका दूसरा स्टेटमेंट गलत है। मौर्यों की राजकीय मुद्रा जो है वह दिनार नहीं थी बल्कि पर्ण थी और दिनार जो मुद्रा थी वह गुप्त शासकों की थी। इस प्रकार जो है केवल 1 सही है जो ऑप्शन ए में दिया गया है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। यहाँ पर आपको सम्मिलित करना है। ऋषभदेव, महावीर स्वामी, अरष्टनेम और सुमतनाथ दिया है। दूसरी तरफ इनके प्रतीक दिया गया है वृषभ, शंख, सिंह और क्रोंच दिया गया है। ऋषभदेव जो जैन धर्म के पहले प्रवर्तक रहे हैं और इनका जो चिन्ह रहा है वह वृषभ रहा है। महावीर स्वामी जो 24वें तीर्थंकर रहे हैं, इनका जो प्रतीक है वह सिंह रहा है। अरष्टनेम का जो प्रतीक है वह शंख है और सुमतिनाथ का जो प्रतीक है वह क्रोंच है। इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। गौतम बुद्ध को वेड़वन विहार किसने दान में दिया था? बिंबिसार, पिंडोला, अजातशत्रु या प्रसेनजित? गौतम बुद्ध को वेड़वन विहार जो दान में दिया था वह मगध के साम्राज्य बिंबिसार ने दिया था। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। साथ में कुछ और विहार हैं जो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट, उसको भी आप नोट कर लीजिए। एक आपका कुटाग्रशाला था। कुटाग्रशाला विहार जो था यह लिच्छवी ने दिया था गौतम बुद्ध को। इसी प्रकार से उदयन ने जो है घोषिताराम विहार दिया था। घोषिताराम विहार उदयन ने दिया था। तो बिंबिसार ने बेड़वन विहार दिया था गौतम बुद्ध को, कुटाग्रशाला लिच्छवियों ने दिया था और घोषिताराम विहार जो आपका उदयन ने दिया था गौतम बुद्ध को। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। गंध तिंगु जातक किस भाषा में लिखी गई है? संस्कृत, पाली, प्राकृतिक या तमिल? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो बौद्ध धर्म की पुस्तकें लिखी गई हैं वे सभी पाली भाषा में लिखी गई हैं और उनमें भी जो है गंध तिंगु जो जातक कथा है यह पुस्तक आपके पाली भाषा में लिखी गई है और इसमें जो है ज़्यादातर बुद्ध के पिछले जन्मों की कहानी इसमें लिखी गई है और यह एक बौद्ध धर्म की पुस्तक है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के मध्य जो युद्ध लड़ा गया था यह किस नदी पर लड़ा गया था? सतलज, नर्मदा, रावी या सिंधु? चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने जो है 618 ईस्वी में नर्मदा के तट पर हर्षवर्धन को पराजित किया था। यह युद्ध जो है नर्मदा नदी पर लड़ा गया था जिनमें चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय जो है विजयी रहता है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। निम्नलिखित में से किसने बिहार के बोधगया में पहला बौद्ध मंदिर बनवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, कनिष्क या हर्षवर्धन? तो बिहार के बोधगया में जो है गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था और उसी के उपलक्ष्य में जो है अशोक ने पहला महाबोधि मंदिर बनवाया था 250 ईसा पूर्व में और बाद में जो है वर्ष 2002 में इसी मंदिर को विश्व धरोहर की सूची में जो है शामिल कर लिया गया है। 2002 में महाबोधि मंदिर जो बोधगया में स्थित है उसे 2002 में विश्व धरोहर की सूची में जो है शामिल किया गया है जिसे अशोक ने बनवाया है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? पुष्यमित्र शुंग, विम कडफिसेस,
मिनांडर या गौतमीपुत्र सतकर्णी। तो इसका जो सही आंसर है वो कुषाण शासक विम कटफिसेस प्रथम शासक था जिसने व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था। तो इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है, विम कटफिसेस, जिसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था। यहाँ पर 4 व्यक्ति दिए गए हैं, नागार्जुन, कनिष्क, कौटिल्य और महावीर स्वामी। इनमें आपको बताना है कौन जो है गौतम बुद्ध का समकालीन था। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, महावीर स्वामी जो थे वह गौतम बुद्ध के समकालीन थे। और इनमें समानता की बात की जाए तो गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी जो है दोनों ही का ही जन्म जो है वह एक राज परिवार में हुआ था और दोनों जो है एक दूसरे के समकालीन रहे हैं। गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म के आगे बढ़ाया, शुरुआत की, और महावीर स्वामी जो थे वह जैन धर्म को आगे बढ़ाए थे। इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन डी है, गौतम बुद्ध महावीर स्वामी के समकालीन थे। भारत पर आक्रमण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही अनुक्रम है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। भारत पर आक्रमण के संदर्भ में देखा जाए तो सबसे पहले जो आक्रमण किए थे वह यूनानी किए थे, इसके बाद शकों ने किया था और अंत में आपका कुषाणों ने किया था। तो इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है, यूनानी, शक और कुषाण, यह जो अनुक्रम है भारत पर आक्रमण करने का यह सही है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिया गया है, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। कनिष्क के समय में कश्मीर के कुंडल वन में वसुमित्र की अध्यक्षता में चौथी बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था। रुद्रदामन ने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किया था। केवल एक सही है, केवल 2 सही है, दोनों सही है, इनमें कोई नहीं सही है। इसका जो पहला स्टेटमेंट वह सही है, कनिष्क के समय में कश्मीर के कुंडल वन में वसुमित्र की अध्यक्षता में चौथी बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था। इसका दूसरा स्टेटमेंट है यह भी सही है, सुदर्शन झील का जो जीर्णोद्धार वह रुद्रदामन ने किया था। और यहाँ पर एक फैक्ट आप लोग नोट कर लीजिएगा कि सुदर्शन झील का जो निर्माण है वह चंद्रगुप्त के गवर्नर पुष्यगुप्त ने किया था। पुष्यगुप्त ने जो है इसका निर्माण करवाया था और यह जो है गिरनार पहाड़ी के मध्य सौराष्ट्र में स्थित है सुदर्शन झील। और रुद्रदामन के पश्चात जो है स्कंदगुप्त ने भी इसका जीर्णोद्धार कराया था। तो इस प्रकार जो है इसके दोनों स्टेटमेंट है वो आपके सही है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बौद्ध संगीत प्रमुख रूप से कुल 4 बार आयोजित की गई है। पहले आपके राजगिरी में हुई थी, दूसरी आपकी वैशाली में हुई थी, और तीसरी आपकी पाटलिपुत्र में, और चौथी आपकी कुंडल वन में हुई थी। तो टोटल प्रमुख रूप से 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई हैं, जिनमें चौथी आपकी कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। आते हैं अगला प्रश्न लोग, गुप्त संवत और संघ संवत के बीच कितने वर्षों का अंतर है? 241 वर्ष, 319 वर्ष, 135 वर्ष या 58 वर्ष? चंद्रगुप्त प्रथम ने जो है 319-20 में गुप्त संवत शुरू किया था और शक संवत आपका 78 ईस्वी में शुरू किया गया था। और इन दोनों के अंतर की बात की जाए तो दोनों का जो अंतर होगा वो आपका 241 वर्ष का होगा। एक तो प्रश्न आपका यह पूछा जाता है कि गुप्त संवत और शक संवत के बीच अंतर कितना होगा, दूसरा आपका शक संवत और विक्रम संवत के बीच अंतर पूछता है। विक्रम संवत जो है वह 57 ईसा पूर्व में शुरू हुआ था और शक संवत और विक्रम संवत के मध्य जो अंतर आपका होगा वह 135 वर्ष का होता है, 135 वर्ष का होगा। यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया है गुप्त संवत और शक संवत के बीच अंतर कितने वर्षों का है, तो आपका 241 वर्षों का है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। बाकी आप लोग दूसरा भी नोट कर लीजिएगा, शक संवत और विक्रम संवत के मध्य जो है 135 वर्षों का अंतर है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था? कनिंघम, जॉन मार्शल, विंसेंट स्मिथ या मैक्स मूलर? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, विंसेंट स्मिथ ने जो है समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन जो कहा था। और यह जो है चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था और समुद्रगुप्त जो है अपने पूरे जीवन काल में कभी भी हार का मुंह नहीं देखा था और यही कारण है विंसेंट स्मिथ ने जो है इसे भारत का नेपोलियन कहा था। और जबकि नेपोलियन जो है युद्ध हारा भी था। तो इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। यहाँ पर आपको सम्मिलित करना है, एक तरफ लेखक दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनकी कृतियाँ दी गई हैं। भरत मुनि, अश्वघोष, नागसेन और भास, नाट्यशास्त्र, स्वप्नवासव दत्ता, सौंदरानंद और मिलिंद पन्हु। भरत मुनि ने जो है वह नाट्यशास्त्र की रचना की है। अश्वघोष ने
सौंदरानंद की रचना की है। और साथ में जो है आशुघोष ने बुद्ध चरितम भी लिखा है। नागसेन ने मिलिंद पन्नों की रचना की है। और भास कवि ने जो है स्वप्न वासवदत्ता की रचना की है। और स्वप्न वासवदत्ता की जो रचना है वो संस्कृत में इन्होंने की है। नागसेन और मिलिंद के वार्तालाप का वर्णन किया गया है मिलिंद पन्हों में। तो इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। भरत मुनि नाट्यशास्त्र की रचना, अश्वघोष ने सौंदरानंद की, नागसेन ने मिलिंद पन्हों की और भास ने जो है स्वप्न वासुदत्ता की रचना की है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। यहाँ पर दो स्टेटमेंट दिया गया है, इसमें आपको बताना कौन सा जो स्टेटमेंट है वह सही है। सातवाहनों की राजकीय भाषा प्राकृत और उनकी जो लिपि थी वह ब्राह्मी थी। गौतमी पुत्र सातकर्णी के विजय की जानकारी कान्हेरी अभिलेख से प्राप्त होती है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, दोनों सही, इनमें से कोई नहीं सही है। इसका जो पहला स्टेटमेंट वह सही है। सातवाहनों की राजकीय भाषा प्राकृतिक है, प्राकृत थी और उनकी जो लिपि थी वह ब्राह्मी थी। सातवाहनों का जो संस्थापक माना जाता है वह सिमुक को कहा जाता है। सिमुक जो है वह सातवाहनों का संस्थापक था। दूसरा जो स्टेटमेंट वह गलत है। गौतमी पुत्र सातकर्णी के विजय की जानकारी हमें कान्हेरी अभिलेख से नहीं प्राप्त होती है, बल्कि नासिक अभिलेख से प्राप्त होती है। नासिक अभिलेख से प्राप्त होती है। और इस अभिलेख के अनुसार जो है कहा जाता है कि उसके जो घोड़े हैं वह 3 समुद्र का पानी पिए थे। और सातकर्णी जो है यह सातवाहन वंश का सबसे महान शासक था। तो इस प्रकार जो है केवल जो पहला स्टेटमेंट है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। प्रयाग प्रशस्त में किसका उल्लेख नहीं मिलता है? अशोक, जहांगीर, समुद्रगुप्त या शाहजहां? प्रयाग प्रशस्त अभिलेख में जो है अशोक का उल्लेख मिलता है, जहांगीर का, समुद्रगुप्त का मिलता है, परंतु शाहजहां का नहीं मिलता है। यहाँ पर पूछा जा रहा है किसका उल्लेख नहीं मिलता है, इसलिए जो है इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। और इसे जो है समुद्रगुप्त के दरबारी हरिसेन ने लिखा था प्रयाग प्रशस्त की। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। गुप्त काल में भाग नामक कर कितना होता था? उपज का 1/2, उपज का 1/3, उपज का 1/8 या उपज का 1/6? गुप्त काल में जो है भाग नामक कर लगाया जाता था और यह जो है उपज का कुल 1/6 भाग होता था। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी का नाम क्या था? यह जो प्रश्न है कई बार परीक्षा में पूछा गया है और आगामी परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पार्वती गुप्त, रुद्रमा देवी, प्रभावती गुप्त या लोपामुद्रा? चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी का नाम प्रभावती गुप्त था और इसका जो विवाह है वाकाटक राजवंश के रुद्रसिंह द्वितीय के साथ इसका विवाह हुआ था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही जो है विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी और इसने जो है इसके जो दरबार में नवरत्न रहते थे। नवरत्न जो है वह चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। वर्तमान शाक्य मुनि के नाम से किसे जाना जाता है? महावीर स्वामी, ह्वेंसांग, हर्षवर्धन या गौतम बुद्ध? वर्तमान शाक्य मुनि के नाम से ह्वेंसांग को जाना जाता है और यह जो है चीनी यात्री था और इसे जो है यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है ह्वेंसांग को। अगले प्रश्न से यही पूछा जाता है कि शाक्य मुनि किसे कहा जाता है, तो यह गौतम बुद्ध को कहा जाता है शाक्य मुनि, परंतु वर्तमान शाक्य मुनि यहाँ पूछा गया है तो आपके ह्वेंसांग को कहा जाता है, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिया गया है। पहला जो स्टेटमेंट है गुप्त काल में सोने का सिक्का 144 ग्रेन का होता था। दूसरा जो है गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। केवल एक सही है, केवल 2 सही है, दोनों सही है, इनमें कोई नहीं सही है। पहला जो स्टेटमेंट है वह सही है। गुप्त काल में सोने का जो सिक्का होता था वह 144 ग्रेन का होता था और इससे पहले जो है कुषाण काल में सोने का जो सिक्का होता था वह 124 ग्रेन का होता था। दूसरा जो स्टेटमेंट यह भी सही है। गुप्त जो सम्राट थे वह वैष्णव धर्म के अनुयायी थे और इनके जो मोहरे, इनके जो सिक्के होते थे उन पे जो है भगवान विष्णु के वाहन जो गरुड़ होता था, गरुड़, उसका चित्र अंकित मिलता हमें। और गुप्त राजाओं ने जो है परम भागवत की भी उपाधि धारण की थी। यह फैक्ट भी आप लोग नोट करते चलेगा। गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म के अनुयायी थे और इनका जो सिक्का होता था सोने का वह 144 ग्रेन का होता था। तो इसके दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं।
यहाँ पर एक तरफ शासक दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनकी जो है उपाधियाँ दी गई हैं, उसके साथ आपको सुमिलित करना है। अशोक, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त। दूसरी तरफ पराक्रमांक, प्रियदर्शी, क्रमादित्य और विक्रमादित्य दिया है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। अशोक को जो है प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है। समुद्रगुप्त ने जो है पराक्रमांक की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है और स्कंदगुप्त ने जो है क्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन डी है वह सही सुमिलित है इसके अनुसार। यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिया गया है। पहला जो स्टेटमेंट है, पाल शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। अजातशत्रु ने बुद्ध के दांत कन्नौज के निकट संघाराम में स्थापित किया। केवल एक सही है, केवल 2 सही है, दोनों सही है, इनमें से कोई नहीं सही है। इसका जो पहला स्टेटमेंट है, जो पाल शासक थे वह बौद्ध धर्म को के जो है अनुयायी थे और इनका जो प्रमुख विस्तार था वह बंगाल और बिहार में जो है पाल शासकों का विस्तार था। पाल वंश की जो स्थापना है वह गोपाल ने की थी। गोपाल ने पाल वंश की स्थापना की थी। इसका दूसरा स्टेटमेंट यह गलत है। अजातशत्रु ने बुद्ध के दांत कन्नौज के निकट संघाराम में नहीं स्थापित किया था, बल्कि हर्ष ने किया था। हर्षवर्धन ने कश्मीर पर आक्रमण किया था और वहाँ से जो है बुद्ध के दांत कन्नौज के निकट लाकर जो है संघाराम में स्थापित किया था। तो इसका जो पहला स्टेटमेंट है वह आपका सही होगा। यहाँ पर आपको सुमिलित करना है। श्रीहर्ष, जयदेव, चंद्रबरदाई और राजशेखर, विजय प्रशस्त, पृथ्वीराज रासव, गीत गोविंद और कर्पूर मंजरी। श्रीहर्ष ने जो है विषय प्रशस्त की रचना की है, जयदेव ने गीत गोविंद की रचना की है, चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासव की और राजशेखर ने जो है कर्पूर मंजरी की रचना की है। तो इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष निम्नलिखित में से किन सेनाओं द्वारा लड़ा गया था? यहाँ पे ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। कन्नौज पर अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था और इसमें गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल राजवंश के शासकों ने जो है इसमें भाग लिया था। तो इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। त्रिपक्षीय संघर्ष में गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल राजवंश के शासकों ने भाग लिया था। तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गोरी और किसके मध्य लड़ा गया था? पृथ्वीराज चौहान प्रथम, पृथ्वीराज चौहान द्वितीय, पृथ्वीराज चौहान तृतीय या पृथ्वीराज चौहान चतुर्थ। तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था वह 1191 में हुआ था और यह युद्ध है यह मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के मध्य लड़ा गया था, जिसमें मोहम्मद गोरी पराजित होता है और पृथ्वीराज चौहान जो है विजयी होते हैं। इसके पश्चात तराइन का द्वितीय युद्ध जो है वह 1192 में होता है और जिसमें मोहम्मद गोरी विजयी रहता है और पृथ्वीराज जो है पराजित होते हैं। तो इसका जो ऑप्शन सी है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय थे तराइन के युद्ध में मोहम्मद गोरी के खिलाफ। खजुराहो के प्रसिद्ध विष्णु मंदिर, जिसे चतुर्भुज मंदिर के नाम से जाना जाता है, का निर्माण किसने करवाया था? जयसिंह, यशोवर्मन, अनंत वर्मा या भीम प्रथम। खजुराहो के प्रसिद्ध विष्णु मंदिर का निर्माण है वह है चंदेल शासक यशोवर्मन ने कराया था। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है और यह जो मंदिर है यह मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश में स्थित है जिसका निर्माण यशोवर्मन ने कराया था। भास्कर नामक राजा द्वारा हर्षवर्धन को भेजे गए विभिन्न उपहारों का वर्णन हर्षचरित में मिलता है। आपको बताना है भास्कर किससे संबंधित थे? हर्यक वंश, वर्मन वंश, प्रतिहार वंश या परमार वंश। सबसे पहले जो है हर्षचरित की जो रचना है वह बाणभट्ट ने की है। बाणभट्ट ने हर्षचरित की रचना की है और इसी में जो है भास्कर नामक राजा का वर्णन है और भास्कर नामक जो राजा थे यह असम के वर्मन वंश संबंधित थे। असम के वर्मन वंश संबंधित थे जिसने हर्षवर्धन को उपहार दिया था। इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। काकतीय राज्य का महत्वपूर्ण समुद्र पत्तन कौन था? काकीनाडा, मोटपल्ली, मसूलीपट्टनम या नेल्लूर। तो दक्षिण भारत का काकतीय राज्य का जो महत्वपूर्ण समुद्र पत्तन था वह मोटपल्ली था। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। यहाँ पर 4 मंदिर दिया गया है, इसमें आप बताना कौन सा मंदिर जो है नागर शैली में नहीं बनाया गया है।
लिंगराज मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, ऐहोल मंदिर या दिलवाड़ा मंदिर। लिंगराज मंदिर जो है भुवनेश्वर में स्थित है और यह एक शिव मंदिर है। इसका भी निर्माण नागर शैली में किया गया है। जगन्नाथ मंदिर यह पूर्वी में स्थित है, इसका भी निर्माण नागर शैली में किया गया है। दिलवाड़ा मंदिर यह माउंट आबू में स्थित है और इसका भी निर्माण आपका नागर शैली में किया गया है। परंतु जो है ऐहोल मंदिर यह कर्नाटक में स्थित है, कर्नाटक में स्थित है और इसका जो निर्माण है वह बेसर शैली में किया गया है, बेसर शैली में किया गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह ऐहोल मंदिर। लिंगराज मंदिर, जगन्नाथ मंदिर और दिलवाड़ा मंदिर, इनका जो निर्माण है वह नागर शैली में किया गया है। इस प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, आगे भी पूछे जाने की संभावना है, इसको भी आप लोग नोट करते चलिएगा। यहाँ पर 4 राजा दिए गए हैं और 4 राजवंश दिए गए हैं। आपको बताना है इसमें कितने युग में जो है सही सुमिलित है। यूपीएससी में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं और उम्मीद की जा रही है कि यूपीपीएससी में भी इस प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए आपके प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे प्रश्न बनाया गया है। जय शक्ति, नागभट्ट द्वितीय, सोमेश्वर तृतीय, कोक्कल प्रथम, चंदेल, पाल, चालुक्य और चोल। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। 1 युग्म सुमिलित है, 2 युग्म, 3 युग्म या चारों युग्म। जय शक्ति जो है वह चंदेल शासक थे। नागभट्ट द्वितीय जो है यह पाल शासक नहीं था बल्कि गुर्जर प्रतिहार शासक था, गुर्जर प्रतिहार शासक था। सोमेश्वर तृतीय जो है यह एक चालुक्य शासक था। कोक्कल प्रथम जो है यह चोल शासक नहीं था बल्कि कलचुरी शासक था। तो इस प्रकार जो है केवल 2 युग्म सुमेलित है। जयशक्ति जो है यह चंदेल शासक था और सोमेश्वर तृतीय जो है यह एक चालुक्य शासक था। नागभट्ट द्वितीय यह गुर्जर प्रतिहार शासक था और कोक्कल प्रथम जो है यह कलचुरी शासक था। तो केवल बी वाला ऑप्शन जो है इसका सही है। यहाँ पे 4 राजवंश दिया गया है, इनको आपको काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। हर्यक वंश, शेषुनाग वंश, शुंग वंश और नंद वंश। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। सबसे पहले हर्यक वंश आएगा, इसके बाद शेषुनाग वंश आएगा, तीसरे स्थान पर आपका नंद वंश आएगा और चौथे स्थान पर आपका शुंग वंश आएगा। तो इस प्रकार जो है 1 2 4 3 और 1 2 4 3 आपके ऑप्शन ए में दिया गया है, हर्यक, शेषुनाग, नंद और शुंग। तोल्काप्पियम ग्रंथ की रचना किस संगम में हुई थी? जैसा कि हम लोग जानते हैं टोटल 3 संगम आयोजित किया गया था। पहला जो संगम है वह मदुरई में हुआ था, पहला संगम मदुरई में हुआ था। दूसरा जो संगम है वह कपाटपुरम हुआ था, और तीसरा जो संगम है वह भी मदुरई में हुआ था। और तोल्काप्पियम ग्रंथ की जो रचना है वह द्वितीय संगम में हुई थी। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। और इसके जो रचनाकार हैं वो तोल्काप्पियर जो है इसके रचनाकार हैं। यहाँ पर एक फैक्ट और नोट कर लीजिए आप लोग कि तोल्काप्पियम जो ग्रंथ है यह एक व्याकरण ग्रंथ है, व्याकरण ग्रंथ है और यह तमिल साहित्य का सबसे बड़ा ग्रंथ है तोल्काप्पियम ग्रंथ, जिसे द्वितीय संगम में इसकी रचना की गई थी। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाने जाने का साक्ष्य मिला है? दैमाबाद, चौपानी मांडो, बुर्जहोम या कोल्डियावा। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, बुर्जहोम में मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है और यह जो स्थल है यह कश्मीर में स्थित है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। संगम काल के संदर्भ में यहाँ पे आपको सम्मिलित करना है। नाडु, ओर्रार, इरय, पट्टिनम प्रांत, तटीय शहर, गुप्तचर और भूमकर। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। नाडु जो है वह प्रांत को कहा जाता था, नाडु प्रांत को कहा जाता था। ओर्रार जो है ये गुप्तचर को कहा जाता था। इरय जो है यह एक भूमिकर था और पट्टिनम जो है यह तटीय शहर कहा जाता था। तो इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। नाडु प्रांत को कहा जाता था, ओर्रार गुप्तचर, इरय जो भूमिकर होता था और पट्टिनम जो है यह एक तटीय शहर होता था। तो इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिया गया है, इसमें आपको बताना कौन सा स्टेटमेंट सही है।
चेर शासकों का राजकीय चिन्ह बाघ था। चोल शासकों का राजकीय चिन्ह धनुष और बाण था। केवल एक सही है, केवल दो सही है, दोनों सही है, इनमें से कोई नहीं सही है। तो इसका जो पहला स्टेटमेंट वह गलत है। चेर शासकों का जो राजकीय चिन्ह था वह धनुष और बाण था। और इसका दूसरा स्टेटमेंट यह भी गलत है। चोल शासकों को जो राजकीय चिन्ह था वह बाघ था। तो यहाँ पर इंटरचेंज है, इसलिए जो है दोनों जो स्टेटमेंट इसके गलत हैं। तो इसमें भी कोई स्टेटमेंट जो है वह सही नहीं है। चेर शासकों का राजकीय चिन्ह जो था वह धनुष और बाण था और चोल शासकों का राजकीय चिन्ह वह बाघ था। तो इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। शिल्पाधिकारम में जो है किस नदी की स्तुति की गई है? गंगा, सरस्वती, गोदावरी या कावेरी? तो इस ग्रंथ में जो है कावेरी का वर्णन किया गया है। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। शिल्पाधिकारम में कावेरी नदी की प्रशंसा की गई है। यहाँ पर 4 स्थान दिया गया है। इसमें आपको बताना है कौन सा स्थान जो है सूर्य मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। पुरी, मोढेरा, अनंतनाग, तंजौर। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है। केवल एक और 2, केवल 2, 3 और 4 या केवल 1, 2 और 3। पुरी में जो है कोणार्क मंदिर है। कोणार्क का सूर्य मंदिर है जिसे हम लोग ब्लैक पगोडा के नाम से जानते हैं। ब्लैक पगोडा। मोढेरा में भी सूर्य मंदिर है, ये आपके गुजरात में है और जिसे गुजरात का खजुराहो कहा जाता है। अनंतनाग में भी सूर्य मंदिर है और यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। यहाँ पर भी सूर्य मंदिर है जिसका निर्माण ललितादित्य मुक्तापीड़ ने करवाया था। अनंतनाग में जो सूर्य मंदिर है, तो केवल जो है पुरी, मोढेरा और अनंतनाग में जो है सूर्य मंदिर है। तंजौर में जो है राजराजेश्वर मंदिर है और इसका निर्माण है वह राजराज प्रथम ने करवाया था। राजराज प्रथम ने राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। तो केवल जो है इनमें से 3 स्थानों पर सूर्य मंदिर है, पुरी में है, मोढेरा में और अनंतनाग में है। तो केवल जो है इसका जो ऑप्शन डी है केवल 1, 2 और 3 इसका सही आंसर है। सारनाथ स्तंभ में बने 4 पशुओं के नाम आपको बताना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। अशोक के सारनाथ स्तंभ में 4 पशु हैं। उनमें आपका बैल है, हाथी है, घोड़ा है और शेर है। तो टोटल जो है 4 पशु अंकित हैं अशोक के सारनाथ स्तंभ में। बैल, हाथी, घोड़ा और शेर। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। चंड प्रद्योत के इलाज के लिए अपने राजवैद्य जीवक को किसने भेजा था? बिंदुसार, बिंबिसार, अजातशत्रु या उदयन? चंड प्रद्योत के इलाज के लिए अपने राजवैद्य जीवक को बिंबिसार ने भेजा था। बिंबिसार का राजवैद्य जीवक था। तो इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। बिंबिसार जो है यह मगध का राजा था और चंड प्रद्योत जो है वह अवंती के राजा था। दोनों मित्र थे और इसीलिए जो है अपने राजवैद्य जीवक को बिंबिसार ने चंड प्रद्योत के इलाज के लिए भेजा था। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिया गया है, इसमें आपको बताना कौन सा स्टेटमेंट सही है। एक राट की उपाधि महापन्नन ने धारण की थी। दूसरा जो स्टेटमेंट है निर्याकस सिकंदर का थल सेनापति था। केवल एक सही है, केवल 2 सही है, दोनों सही या इनमें से कोई नहीं सही है। इसका जो पहला स्टेटमेंट वह सही है। एक राट की जो उपाधि है वह महापन्नन ने धारण की थी और इसके साथ सर्व छत्रांतक की भी उपाधि महापन्नन ने धारण की थी। इसका जो दूसरा स्टेटमेंट यह गलत है। सिकंदर का थल सेनापति निर्याकस नहीं था बल्कि सेलुकस था। सेलुकस जो है वह सिकंदर का थल सेनापति था। निर्याकस जो है वह जल सेनापति था। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सिकंदर के घोड़े का नाम क्या था। सिकंदर के घोड़े का क्या नाम था? इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। यहाँ पर आपको सुमिलित कराना है। एक तरफ राजवंश है और दूसरी तरफ उसके संस्थापक हैं। चोल वंश, चौहान वंश, सातवाहन वंश, चंदेल वंश
वासुदेव, विजयालय, नन्नू और सिमुक। चोल वंश की जो स्थापना है वह विजयालय ने की है। चौहान वंश की जो स्थापना है वह वासुदेव ने की है। सातवाहन के वंश की स्थापना सिमुक ने की है और चंदेल वंश की स्थापना जो है वह नन्नुक ने की है। तो इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को पूरा देखने धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।